गुड आफ्टरनून प्रतीक, गुड आफ्टरनून ताकसन, गुड आफ्टरनून दर्शना। 2-3 मिनट वेट करते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का, ठीक है, फिर अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड है। हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एज अ क्विक रिकैप, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना पढ़ लिया था। इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में एब्जॉर्प्शन पढ़ा था। देन इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने कैटालिसिस एज अ कॉन्सेप्ट समझा था एंड कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया था। सो दिस वाज समथिंग दैट वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास एंड उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे फ्रॉम द एग्जाम्पलर। ठीक है, सो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एंजाइम्स, ठीक है, एंड द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, ठीक है, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। as you can understand that enzymes are primarily protein molecules, ठीक है, they help with running day-to-day functions inside the body which otherwise would have been very slow. Like their importance, their influence, इनका कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है। मतलब आज की तारीख में, ठीक है, इनफैक्ट साइंस में जो रिसर्च चल रही है, ठीक है, अभी आप लोग पढ़ोगे आज की तारीख में, आप लोगों ने सुना होगा जेनेटिक स्टडी के बारे में, जीनोम एनालिसिस के साथ बारे में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर आता है जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये एक्चुअली बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस का मिक्स है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त भी है यूएस में जो इसमें पीएचडी कर चुका है एंड इनकी रिसर्च का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है, ठीक है, इनकी रिसर्च का जो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि क्या हम लोग ऐसे एंजाइम्स डिजाइन कर सकते हैं, जैसे नेचर ने तो क्या, नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रोटीन्स, ऐसे एंजाइम्स डिजाइन किए हुए हैं
which are able to increase natural processes का rate by like thousands and millions of time. मतलब अगर ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस होने ही बंद हो जाएंगे. तो जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रिसर्च चल रहा है उसमें चल रहा है क्या हम ऐसे आर्टिफिशियल एंजाइम्स बना सकते हैं क्या, एंड उनको मॉडल करना, उनका डिजाइन करना. दैट इज व्हाट इज द करंट फोकस ऑफ नाउडेज रिसर्च. ठीक है. इनफैक्ट ये जो अभी करंटली वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं कोविड के लिए, कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज बेस्ड अपॉन दीज फंडामेंटल्स ओनली. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया दैट कोरोना वायरस भी क्या है, इट्स अ स्मॉल पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, एंड उसको किस तरीके से डीएक्टिवेट करा जा सकता है, कौन से ऐसे प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जिनके साथ वो बाइंड कर रहा है, एंड कैसे उसको रोक कर हम लोग उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट दिस फंडामेंटल साइंस डील्स अबाउट. सो उस तरीके से जब बायोलॉजी में पढ़ाई स्टार्ट कराई जाती है तो उसमें ये एंजाइम्स को काफ़ी डिटेल में स्टडी या डिस्कस करा जाता है. ठीक है. तो इसके अंडरलाइन जो फिनोमिना है वो सरफेस केमिस्ट्री का ही है. जैसा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, हाउ डू दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस. दैट इज समथिंग विच इज सिमिलर टू द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो इसमें आप नोटिस करोगे, ठीक है, दैट दीज एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स. अब इनका मैकेनिज्म समझना कि ये कैसे वर्क करते हैं. सो ये जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इनकी सरफेस के ऊपर देयर आर कैविटीज प्रेजेंट. ठीक है. तो ये सरफेस जो रहता है इन एंजाइम का, ठीक है, ये छोटे पार्टिकल्स नहीं होते. ठीक है. दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स. ठीक है. लार्ज मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इनके पास एक सरफेस आ जाता है. ठीक है. जैसे मान लो इंडिविजुअल Na+ आयन, Cl- आयन, तो ये तो क्या है, ये तो बहुत ही छोटे छोटे से आयन्स है. ठीक है. या छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर मॉलिक्यूल, राइट, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ठीक है. दीज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट सरफेस. ठीक है. बट ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो ये बड़ा मॉलिक्यूल का देयर विल बी अ पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर साइज, पर्टिकुलर शेप, एंड उस शेप या साइज का जो सरफेस होगा वो सरफेस is what gives rise to a lot of unique properties. तो ये जो ये एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, ये मान लो कोई एंजाइम है. ठीक है. ये एंजाइम जो है ये ऐसे तो क्या है, इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ एटम्स. बट जिस तरीके से एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, जिस तरीके से वो अरेंज्ड होंगे, जिस तरीके से उसकी सरफेस की ऊपर कैविटीज बनेंगी, वो इस एंजाइम को उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है. तो क्या बोला जा रहा है, दीज कैविटीज दे आर कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड पोजेस एक्टिव ग्रुप्स, एंड these active centers on the surface are enzyme particles. ठीक है. तो अगर कोई रिएक्टेंट आता है तो वो इन कैविटीज के साथ में एग्जैक्ट फिट हो जाता है. ठीक है. जिसकी वजह से रिएक्शंस काफी फास्ट होने लगते हैं. ठीक है. जैसे आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करो कि मान लो अगर सब कुछ राउंड होता, सब कुछ स्फेरिकल होता,
ठीक है। एंड ये जो राउंड और स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है, ये रैंडमली मूव करते रहेंगे एक सिस्टम के अंदर। तो अगर इनका इंटरेक्शन होना है आपस में, तो कैसा रहना चाहिए, दैट दे शुड कम वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी, मतलब इनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ताकि ये आपस में बॉन्ड्स फॉर्म कर पाए या बॉन्ड्स ब्रेक कर पाए। बट अगर ये स्फेरिकल रहेंगे तो ये कैसा है, ये फटाफट एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ठीक है, मतलब आप इमेजिन करो, मान लो एक पूल टेबल है, पूल या बिलियर्ड्स का टेबल है, और उस पर आप रैंडमली बॉल्स को ऐसे थ्रो कर रहे हो, तो ये बॉल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, और कोलाइड करने के बाद में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इनको आपस में इंटरेक्ट करने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड वहीं पर इंस्टेड ऑफ ऐसे स्फेरिकल बॉल्स, मान लो आपने कुछ ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बना दिए, मान लो आपने आधे ऐसे ऐसे मून टाइप्स स्ट्रक्चर बना दिए और आधे बॉल्स बना दिए, ठीक है, और इनको अब आपने रैंडमली थ्रो करा, तो क्या होगा, देयर विल बी अ हाई चांस कि ये बॉल वाले स्ट्रक्चर इन कैविटीज में जाके फिट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ तो फिट हो ही जाएंगे ना, एंड दे विल देन गेट अ ग्रेटर चांस टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। उनको आपस में बॉन्ड फॉर्म करना होगा, बॉन्ड ब्रेक करना होगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होना होंगे, वो सब यहाँ पर हो पाएंगे। सो इसी थॉट प्रोसेस से, इसी लॉजिक से नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स बनाए हुए हैं जो कि डिजायर्ड रिएक्टेंट्स के साथ में फिट हो जाते हैं, एंड देन दे आर एबल टू गेट द रिएक्शन डन एट अ मच मच फास्टर रेट। इसको हम लोग ऐसे लॉक इन की मॉडल कहते हैं। एंजाइम और रिएक्टेंट आपस में फिट हो जाते हैं, जैसे एक लॉक एक की के अंदर फिट हो रहा है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक ऐसा मून टाइप डिस्क है, उसके अंदर बॉल कैसे आके फिट हो सकता है। तो इस तरीके से ये एंजाइम्स वर्क करते हैं। ये समझ में आया। तो ये सरफेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है, इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान रखने रहेंगे, दीज आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में से O2 आता है और CO2 बाहर निकलता है ना, तो किस तरीके से CO2 हमारे बॉडी के टिश्यूज से ट्रैवल करता हुआ लंग्स के थ्रू एग्जिट करता है, वो प्रोसेस को बहुत फास्ट बनाया जाता है थ्रू दिस एंजाइम ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर टू मोर एग्जांपल्स। एक ये इन्वर्टेस, जो कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में काम आता है। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, ये हम लोगों ने बार बार देखी हुई है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जिसमें सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, तो इन्वर्टेस एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देता है। ठीक है, जाइमेज, ये ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करने में काम आता है। तो ये दो तीन एग्जांपल्स जो हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप याद में रखो, ताकि अगर कभी इन पे भी क्वेश्चन बने तो हमें पता रहे। ठीक है, अच्छा, नोटिस करना दैट समटाइम्स एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स जैसे वर्ड्स भी आपके सामने आ सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यू माइट फाइंड एक्टिवेटर्स और कोएंजाइम्स। तो इनका काम क्या होता है, ये एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको एनहांस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। अब एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स टिपिकली मेटल के आयंस होते हैं। ठीक है, इसके लिए
एंजाइम्स के लिए ये मेटल आयंस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मतलब आपको ऐसे आपने सुना होगा कि नारियल पानी पीना चाहिए, ठीक है, नारियल पानी रेगुलरली पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि नारियल पानी के अंदर ये सारे आयंस जो रहते हैं ये बहुत रिच अमाउंट में रहते हैं। ये आयंस जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो हमारी बॉडी वैसे तो क्या है, इट इज सेल्फ सफिशिएंट टू टेक केयर, ठीक है। बॉडी के अंदर सारे प्रोसेसेस ऐसे डिजाइंड है कि अगर कुछ टॉक्सिसिटी आ जाती है या कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है या कोई पार्ट या कोई प्रोसेस ढंग से नहीं चल रहा होता है तो बॉडी के अंदर अपने आप उसको रेक्टिफाई करने का मैकेनिज्म होता है, लेकिन उसको हेल्प लगती है। तो इस तरीके की हेल्प के लिए ये एंजाइम्स हमें पता पड़ा इनमें ये मेटल आयंस बहुत काम के होते हैं। तो अगर आप नारियल पानी पियोगे रेगुलरली तो आपको कभी भी मेटल आयंस की कमी नहीं होगी बॉडी में, आपकी बॉडी के एंजाइम्स बहुत एक्टिव रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से विटामिन जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन दीज एंजाइम एक्टिविटी। सो दीज आर also called as coenzymes, ठीक है। तो coenzymes are typically these vitamins, activators are typically these metal ions, and इन दोनों का ऑब्जेक्टिव होता है कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। तो ये थोड़ा बायो रिलेटेड एप्लीकेशन था, ठीक है। वैसे तो अपन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं बट ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग विच कैन नॉट कम ऑफ यूज, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में है आप लोगों के लिए डिजाइन, so that you understand its application in or understand the application of surface chemistry, ठीक है, in human body also, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? नाउ अब ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना दैट, अच्छा आप लोग इस चीज को जल्दी जल्दी लिख नहीं पाओगे, ठीक है। सो कोशिश मत करो कि आप फटाफट फटाफट कॉपी करने का सोचो, ठीक है। आप इसी से पढ़ना, ये मैं यहाँ पर सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए डालते जा रहा हूँ, आप इसी से पढ़ना। अभी आप जस्ट फोकस करो इस चीज के ऊपर कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं, ठीक है। कॉपी करने में मतलब, जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर काफी थ्योरेटिकल रहेगा। नाउ अब आप ऑब्जर्व करना, हम लोगों ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट रहेगा एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, और दूसरा पार्ट रहेगा कोलॉइडल सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो हमने एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने जो डिटेल्स देखनी थी समझनी थी वो सब हमने कैप्चर कर ली है। तो अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं विच इज कॉल्ड कोलॉइड्स और कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो ये कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। लेट मी गिव यू अ स्मॉल आइडिया फर्स्ट, ठीक है, फिर हम लोग उसकी डिटेल्स में भी जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, व्हेन वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल हम लोग सोल्यूशन को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: सस्पेंशन, कोलॉइड एंड ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आपने मड को पानी में डाला, ठीक है, जो मट्टी वाला पानी होता है वो आपने लिया, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, वो काफी लार्जर साइज के रहेंगे, ठीक है, उनको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इनको टाइम दें, स्टेबल रखें, तो ये क्या होंगे, सेटल डाउन कर जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, नीचे सेटल कर जाएंगे सल्यूट के पार्टिकल्स। एट द सेम टाइम अगर आप NaCl सॉल्ट को या शुगर को पानी में मिलाओगे, ठीक है, तो व्हाट यू गेट इज अ ट्रू सोल्यूशन। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं Na+Cl- या फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर समथिंग वेरी स्मॉल विच आर नॉट इवन विजिबल टू नेकेड आई, दिखते भी नहीं है, तो ह्यूमन आई से दिखेंगे नहीं हम। इनका साइज कैसा है, ये मतलब यू कैन सी कि नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की साइज से भी छोटे हैं। एंड देन बिटवीन दीज टू, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में अगर पार्टिकल्स का साइज रहता है, देन दे आर कॉल्ड एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। यहां पर कैसा रहेगा, जैसे मैंने बताया, ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा रहेगा, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। सस्पेंशंस में पार्टिकल्स का साइज इज वेरी वेरी बिग, बट ये क्या हो जाते हैं, ये ग्रेविटी के इफेक्ट में सेटल डाउन कर जाएंगे। कोलॉइडल के पार्टिकल्स का साइज, ठीक है, कोलॉइडल के पार्टिकल्स का साइज इन दोनों के बीच में रहता है, एंड इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सस्पेंशन से मिलती हैं, कुछ कुछ ट्रू सोल्यूशन से मिलती है। जैसे ट्रू सोल्यूशन की तरह ये पार्टिकल्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सेटल डाउन नहीं करते, दे डू नॉट सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं, घूमते रहते हैं अंदर। जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है, मिल्क एक्चुअली कोलॉइड सोल्यूशन है। मिल्क के अंदर सॉल्वेंट जो है वो पानी है, और जो सल्यूट है वो प्रोटीन्स या फिर फैट्स के मॉलिक्यूल है। अगर आपने कभी दूध का पनीर बनाया होगा, तो आपको दिखा होगा कि हमने पानी और प्रोटीन को कैसे सेपरेट किया, सल्यूट और सॉल्वेंट को। तो दूध के अंदर, सर सर मिल्क का कलर वाइट कैसे होता है? देखो कलर तो क्या है, किसी भी सब्सटेंस का कलर जो होता है ना, उसके पीछे काफी सारे कारण होते हैं, ठीक है। और जो सबसे बेसिक कारण होता है वो ये होता है कि वो किस तरीके की लाइट को, विजिबल रेडिएशन की लाइट को, कौन सी वेवलेंथ या कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट को अब्सॉर्ब या एमिट कर रहा होता है, ठीक है। तो कलर अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे कि कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, इसका ब्लू कलर रहता है, ठीक है। आयरन सल्फेट का सोल्यूशन जो रहता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर आता है वो कॉपर 2+ आयंस की वजह से आता है, ये जो ग्रीन कलर आता है वो Fe2+ आयंस की वजह से आता है। तो ऐसा क्यों आता है, बिकॉज ये आयंस जो हैं ये विजिबल लाइट के साथ में इस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं कि ग्रीन लाइट इनमें से एमिट होती है या ब्लू लाइट इनमें से एमिट होती है, और हमें इनका ये कलर दिखता है, ठीक है। सो कलर जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है ऑन दिस फैक्ट कि किस वेवलेंथ या किस फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स के साथ में जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर
आप नोटिस करना मिल्क के अंदर इतने छोटे पार्टिकल्स भी नहीं है, जैसे सॉल्ट आयंस या शुगर मॉलिक्यूल्स जितने छोटे छोटे पार्टिकल भी नहीं है, एंड एट द सेम टाइम सैंड या मड जितने बड़े पार्टिकल भी नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में स्पेशल चीज क्या हुई कि ये सेटल डाउन भी नहीं करते हैं सस्पेंशन की तरह। ठीक है, ये सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, मतलब ये सोल्यूशन में रैंडमली मूव करते रहेंगे। एंड इनके बारे में एक स्पेशल एस्पेक्ट क्या है, इनके बारे में एक स्पेशल एस्पेक्ट ये है कि ये इतने बड़े साइज में हैं कि इनके पास एक सरफेस प्रेजेंट है। ये इतने छोटे भी नहीं है Na+ या Cl- आयन जितने कि दे हैव नेग्लिजिबल सरफेस, जिसका कुछ खास यूज नहीं है। इनके पास एक सिग्निफिकेंट बड़ा साइज है जिससे इनके पास में एक सरफेस है, एंड उस सरफेस की वजह से इनके पास में काफ़ी यूनिक, काफ़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से इनका काफ़ी वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस होता है। ठीक है, इनफैक्ट आप नोटिस करोगे जो जैसे मेडिसिन आती हैं जो सिरप के फॉर्म में रहती हैं, ठीक है, जिन पे ऐसे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, तो वो मेडिसिन भी कैसी होती है, उन मेडिसिन में यू हैव कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, जो मेडिसिन के पार्टिकल्स होते हैं दे आर एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशंस, जिन पर जिनकी सरफेस होने की वजह से वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया वायरस के साथ में इंटरैक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो कोलॉइड्स हैं हमारे लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये एक फोकस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सस्पेंशन में कैसा रहेगा, सरफेस रहेगा। ठीक है, बट ये क्या हो जाएंगे, दे सेटल डाउन। ठीक है, दे सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये इतने हैवी हो जाते हैं कि ये सेटल डाउन कर जाएंगे। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको इतने लार्ज साइज के पार्टिकल्स का दवाई खिला दिया। ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके पेट में जाके नीचे बैठ जाएगी। वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पेट से अब्जॉर्ब हुई, इंटेस्टाइन में गई, फिर ब्लड में गई। वो इतने बड़े होंगे कि वो जाके बस बैठ गए। ठीक है, तो ये भी हमारे काम के नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे ये जो आयंस एंड ऑल हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके साथ में क्या होगा कि ये सरफेस नहीं रहेगा इनके पास में। ठीक है, तो दे कैन डू सम जॉब्स बट नॉट सम पर्टिकुलर जॉब्स दैट वी वांट, क्योंकि इनके पास सरफेस ही नहीं होता, इतना छोटे होते हैं ये। बल्कि कोलॉइड्स के साथ में कैसा है, इनके पास सरफेस भी है एंड दे डोंट सेटल डाउन। ठीक है, तो ये इनके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी हो जाती है विच हेल्प्स देम बी यूजफुल इन वेरियस सिनेरियोज। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, एक इंट्रोडक्शन, एक एग्जांपल समझ में आया सस्पेंशन, कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में भी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सो इफ यू विल नोटिस, मैं यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँगा। इनके बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इनके बीच में नोटिस करना
व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थ्री, सस्पेंशन, कोलॉइड एंड ट्रू सॉल्यूशन, तो एक एक करके इनके बीच के डिफरेंसेस समझना। विजिबिलिटी में कैसा रहेगा, these particles, suspension particles, they are visible with the naked eye. कोलॉइडल जो हैं ये नेकेड आई को विजिबल नहीं रहते, ठीक है, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू जरूर देखा जा सकता है, बट नेकेड आई को इतने क्लियरली विजिबल नहीं रहते हैं। ट्रू सोल्यूशन ये तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं दिखना, ठीक है, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट इवन विद गुड ऑप्टिकल वेज, ठीक है। देन इनकी सेपरेशन के बारे में समझना, मतलब सेपरेशन इनको मतलब कैसे फिल्टर करा जा सकता है, ठीक है, सेपरेशन बोल लो या फिर फिल्ट्रेशन बोल दो। सो ये जो सस्पेंशन रहते हैं ये तो इजीली फिल्टर हो जाते हैं, टिश्यू पेपर से फिल्टर हो जाएंगे, बट जो कोलॉइड्स रहेंगे वो टिश्यू पेपर से फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है, उनके लिए आपको स्पेशल मेम्ब्रेन्स लगती हैं, एनिमल स्किन या प्लांट स्किन की मेम्ब्रेन्स लगती हैं टू हेल्प देम फिल्टर। ट्रू सोल्यूशंस को फिल्टर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ट्रू सोल्यूशंस फिल्टर नहीं हो पाते इतने ईजिली, ठीक है। देन सेटलिंग वाला पार्ट ऑब्जर्व करना, क्या होगा यहाँ पर, ये जो मैंने बताया आपको, ये जो रहेंगे ट्रू सोल्यूशन सस्पेंशन ये इजीली सेटल हो जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोलॉइडल्स ये खुद से सेटल नहीं होते, बट हाँ इनको अपन सेटल करा सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज सुना है वर्ड आपने, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, बहुत हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं। अगर अपन टेस्ट ट्यूब को, मान लो आपने टेस्ट ट्यूब में मिल्क भरा, ठीक है, और आपने उसको बहुत हाई स्पीड से रोटेट करा, तो एक्चुअली उसमें ऐसा होगा कि प्रोटीन और जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाएंगे और पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। बट जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं उसमें तो आप सेटल करा ही नहीं पाते हो, सेंट्रीफ्यूज से भी सेटल नहीं करा पाओगे, ठीक है। देन ये एक लास्ट पार्ट है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। जो कोलॉइड्स होंगे इनको हम लोग हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज हेट्रोजीनियस सिस्टम which are which means that solute and solvent are considered to be of different phases, ठीक है, इसलिए इसको हेट्रोजीनियस सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना, किसी हेट्रोजीनियस सिस्टम के ऊपर बिल्ड करते हुए हम लोग कुछ टर्म्स यूज करते हैं which are called as solute sorry colloidal solution special terms, ठीक है, ये आप नोटिस करना, डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये जो हेट्रोजीनियस सिस्टम रहेगा कोलॉइड का, इसको हम लोग कहते हैं दैट इसके अंदर जो सल्यूट रहेगा उसको हम लोग नाम देते हैं डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, एंड सॉल्वेंट को नाम देते हैं डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। जैसे मिल्क है तो मिल्क में डीएम क्या होगा, वाटर, और डिस्पर्ज फेज क्या होगा, आपके फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके अंदर, दे आर योर डीपी, ठीक है। जैसे गोल्ड का कोलॉइडल सोल्यूशन जब बनाते हैं, ठीक है, गोल्ड का कोलॉइडल सोल्यूशन में कैसा रहेगा, वाटर डिस्पर्जन मीडियम रहेगा और उसमें छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स, मतलब जो कोलॉइडल साइज के रहेंगे, ठीक है। बड़ा टुकड़ा गोल्ड का डाल दोगे तो वो तो सोल्यूशन नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप उसको स्पेशल तरीकों से ब्रेक कर दोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में विच आर ऑफ कोलॉइडल साइज, कोलॉइडल डायमेंशंस, ठीक है, तो उसको हम लोग गोल्ड सॉल कहते हैं, ठीक है। सॉल इज अ कॉमनली यूज्ड वर्ड फॉर कोलॉइड्स, उसको गोल्ड सॉल कहते हैं, एंड गोल्ड विल बी द सल्यूट और द डीपी, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। ये समझ में आया एक कोलॉइड क्या होता है, how it difference how it is differentiated between
सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। एंड कोलॉइड के अंदर जो डीपी एंड डीएम होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इतना पार्ट समझ में आया? यस सर। ठीक। तो मुझे एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट दो, मैं कॉल अटेंड करके वापस आता हूँ। हाँ, ऑल राइट, सॉरी गाइस। तो राइट, एज आई वाज सेइंग कि हाँ, इस तरीके से हम लोग एक कोलॉइडल सिस्टम को समझते हैं। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक्स, ठीक है, अबाउट द कोलॉइडल सिस्टम, अब हम लोग इसकी थोड़ी और डिटेल्स में जाते हैं, जिसमें व्हाट वी डू इज वी अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप पहला एक क्लासिफिकेशन समझना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इसको याद रखना, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो भी आपको याद रखने बहुत ज़रूरी रहेंगे, ठीक है। नाउ अच्छा, इनफैक्ट ऐसा करो, मैं पहले आपको मैं बार बार यहाँ स्टार्टिंग में जैसे बोल रहा हूँ, सरफेस सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं एक बार आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, अबाउट द रोल ऑफ सरफेस इन कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना, इसको मैं आपको दो एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया मिल्क का एग्जाम्पल है, ठीक है, और दूसरा एक मैं इनऑर्गेनिक भी लूँगा, ठीक है। ये मैंने ऑर्गेनिक कोलॉइड का एक एग्जाम्पल लिया। एक मैं आपको से AgI का एक सिस्टम होगा, जिसका मैं आपको समझाऊंगा, दैट विल बी एन इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो पहले मिल्क का एग्जाम्पल समझते हैं कि इसमें सरफेस का क्या रोल रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क के अंदर कैसा रहेगा, डीपी विल बी कोलॉइडल साइज प्रोटीन या फिर फैट का मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
एंड DM क्या रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम विल बी वाटर। तो इसमें क्या रहता है यहाँ पे नोटिस करना, मिल्क एज अ कोलॉइड के अंदर, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करना, व्हाट विल हैपन इज दैट द DP, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो हमारा सल्यूट रहेगा, ये अपने अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। सो यहां पर आप नोटिस करना, ये जो DP है ये अपने अराउंड, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड DP, ठीक है, विच आर अट्रैक्टेड बाय वंडरवॉल्स फोर्सेस, ठीक है। ये जो इसके पार्टिकल्स रहेंगे प्रोटीन के, राइट, सो ये इसके अराउंड प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। नाउ, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, लेट मी राइट इट इन अ मोर बुलेट बाय बुलेट मैनर ताकि आपको और बेटर याद रहे। सो अराउंड द DP, ठीक है, लेयर्स ऑफ DM molecules आर प्रेजेंट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बाय आर दे प्रेजेंट, ड्यू टू वंडरवॉल्स फोर्सेस, ठीक है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो लार्ज प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, पोलर ग्रुप्स या पोलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एंड वाटर भी पोलर है, तो पोलर पोलर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड उसकी वजह से यहाँ पर लेयर्स प्रेजेंट होगी। अब ये देखना यहाँ पर, दीज लेयर्स, ठीक है, दे एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है, दीज लेयर्स एक्ट एज प्रोटेक्शन फॉर द कोलॉइडल पार्टिकल्स and do not allow coagulation। coagulation का मतलब क्या हुआ, क्या ये वर्ड सुना है आपने पहले कभी? what does it mean? that these layers they do not allow coagulation। coagulation का मतलब हो जाएगा कि और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनसे ये मर्ज नहीं होने देंगे, ठीक है। मान लो ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसके अराउंड ये प्रोटेक्टिव लेयर थी, ठीक है, और ये दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड उसके अराउंड भी ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगी। तो ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे को मर्ज नहीं होने देंगे, ठीक है, दे डू नॉट अलाउ दिस मर्जिंग।
ताकि ये कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स कोलॉइडल साइज में ही रहें और रैंडमली मूव करते रहें। अगर दूध का आपने पनीर बनाना है तो आप क्या करते हो? आप ये कोएगुलेशन ही करवाते हो। आप उसके अंदर विनेगर या फिर लेमन डालने से क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या डाला, आयंस डाल दिए सोल्यूशन के अंदर। विनेगर डाला या फिर आपने सिट्रिक एसिड डाला तो वो एसिड के आयंस आ जाएंगे और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स फिर उन आयंस की तरफ भागने लग जाएंगे, क्योंकि वो आयंस भी वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की प्रोटेक्टिव लेयर है वो छूट जाती है एंड ये आपस में फिर मर्ज होने लग जाता है और आपका पनीर बनने लग जाता है। ठीक है, सो दिस इज what we understand as the role of surface in a colloidal solution, that ये surface जो है इसकी वजह से प्रोटेक्शन आ रही है कि इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होके इस कोलॉइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये कोलॉइड में रह पा रहा है और सस्पेंशन नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कोलॉइड ऑल्सो, जैसे इसमें आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये AgI और I- का क्या रहेगा यहाँ पर देखना। सो यहाँ पर कोलॉइडल साइज aggregate of AgI with I- adsorbed on its surface, ये आपका DP रहेगा और DM आपका वाटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें कैसा है आप नोटिस करोगे, इसमें बेसिकली ठीक है AgI, ठीक है AgI कैसा रहता है, Ag प्लस एंड I-। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के ऐसे अराउंड, ठीक है, अट्रैक्ट होने लगते हैं और उससे क्या हो जाएगा, एक कोलॉइडल साइज पार्टिकल बनना शुरू करेगा। ठीक है, मान लो आपने कहीं से Ag प्लस आयन लाया, कहीं से I- आयन लाया, तो क्या होता है ये AgI का प्रेसिपिटेट बनता है ना। ठीक है, AgI का प्रेसिपिटेट बनने लगेगा तो क्या होगा कि ये कटायन अनायन आपस में ऐसे आयनिक बॉन्ड्स बनाते जाएंगे और सॉलिड बनता जाएगा। ठीक है, बट कैसा होता है यहाँ पे नोटिस करना, व्हेन दिस AgI एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ एटम्स और कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो व्हेन दिस AgI एग्रीगेट रीचेस कोलॉइडल साइज, ठीक है, व्हेन दिस AgI एग्रीगेट रीचेस कोलॉइडल साइज, देन इसका सरफेस डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, देन इट डेवलप्स अ सरफेस ऑन विच I- को मैंने क्या करा, एक्सेस में डाल दिया। ठीक है, ऑन विच I-, ठीक है, दिस इज द कॉमन एक्सेस आयन फ्रॉम सोल्यूशन। ठीक है, तो ये I- आयन इट गेट्स adsorbed, ठीक है, AD adsorb हो जाएगा। तो यहाँ पर ये I- के आयंस इसकी सरफेस के ऊपर adsorb हो जाएंगे। अब ये जो I- के आयंस हैं ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस चार्ज लेयर, ठीक है, दिस चार्ज लेयर
of adsorbed ions acts as a protective layer and prevents further coagulation. ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा, ये ऐसे पार्टिकल रहेंगे, ठीक है, जिनके ऊपर ऐसे नेगेटिव आयंस का लेयर रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी क्योंकि I माइनस आयन को एक्सेस में लिया था तो ये नेगेटिव आयंस का लेयर बना, तो ये क्या होगा, ये आपस में, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये आपस में फिर मर्ज नहीं होंगे, कोएगुलेट नहीं करेंगे और कोलॉइडल साइज में सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, this actually plays a very important role in the existence of these colloidal solutions. ठीक है, इसके लिए हम लोग ये colloidals वाला पार्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं, called surface chemistry. ठीक है, not in liquid solution. लिक्विड सोल्यूशन वाले चैप्टर में नहीं देखते हैं इसको। डीपी और डीएम वापस बताओ ना। डीपी मतलब हो गया सल्यूट, डीएम मतलब हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा फैंसी वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, अदरवाइज हमारी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए डीपी माने सल्यूट, डीएम माने सॉल्वेंट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मिल्क है तो मिल्क के अंदर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वो डीएम हो गया। यस और डीपी हो गया जो भी उसके अंदर प्रोटीन फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस। ठीक है, नाउ विद दिस अब आपको एक इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोलॉइड्स के बारे में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउ जैसा मैंने आपको बोला था, अब हम कोलॉइड्स की और डिटेल्स में जाएंगे। सो वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, किस तरीके से कोलॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे इन द और इनफैक्ट ये एक ही क्लासिफिकेशन नहीं है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन करेंगे। दिस क्लासिफिकेशन जो हम लोग करने वाले हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। तो यहाँ पर नोटिस करना, एंड ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना रहेगा। यहाँ पर आप नोटिस करना, डीपी जो है उसके 3 फिजिकल स्टेट हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। डीएम के भी 3 फिजिकल स्टेट हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो 8 टाइप के ही कॉम्बिनेशंस हैं। मतलब वैसे तो 3 × 3 9 होना चाहिए था, 9 कॉम्बिनेशंस होने चाहिए थे डीपी एंड डीपी के, बट जो गैस गैस रहता है वो एक्चुअली कोलॉइडल सोल्यूशन नहीं होता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसको हम लोग कोलॉइड की तरह नहीं ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस है, ठीक है, जैसे आप नीचे से स्टार्ट करो, अगर डीपी भी सॉलिड है और डीएम भी सॉलिड है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जेम स्टोन्स हो गए,
रूबी, या फिर आप मान लो कलर्ड ग्लास हो गया, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली अ कोलॉइडल सोल्यूशन जिसमें डीपी एंड डीएम दोनों सॉलिड है, ठीक है। देन सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, जिसको अपन लोग सॉल कहते हैं, ठीक है, ये कॉमन नाम रहेगा। जब सॉलिड डीपी रहेगा, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स रहेंगे, एंड लिक्विड हमारा डीएम रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपके अभी डिस्कशन कर रहे थे ऊपर, ये AgI वाला जो कोलॉइड है ऊपर जो डिस्कस किया अभी, या फिर इंक का होगा, या फिर गोल्ड का कोलॉइड आप बनाओगे, ठीक है, गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को पानी में आप मिक्स करोगे, तो ये जो कोलॉइड बनेंगे इनको हम सॉल बोलते हैं, SOL, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा फोकस जो रहेगा आगे का वो इन्हीं के ऊपर रहेगा, ठीक है। हम लोग आगे जो डिस्कशंस करने वाले हैं, काफ़ी सारे डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोग अभी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के बाद में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, प्रॉपर्टीज़ के बाद में मैं आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा, ठीक है। तो इन सब का जो डिटेलिंग होगा उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं के ऊपर करेंगे, सॉलिड इन लिक्विड के ऊपर, ठीक है। हाउएवर बाकी सब जो भी हैं उनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इनको स्किप करोगे, इनके नाम आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट होगा, डस्ट क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज एरोसॉल, ठीक है। इसमें उल्टा भी पूछ लेते हैं, इसमें आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि क्लाउड्स, क्लाउड्स आर विच टाइप ऑफ कोलॉइड, तो आपको पता होना चाहिए क्लाउड्स आर लिक्विड एरोसॉल्स, दे आर लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ कोलॉइड, कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, ठीक है, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स वो इसमें सल्यूट रहेंगे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो रहेंगे, और एयर जो गैस होगी वो डिस्पर्जन मीडियम रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं करस्पॉन्डिंग टू द नेम्स ऑफ द कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। ये रट्टा मारना होगा, काफ़ी अच्छे से रट्टा मारना होगा, तभी आपको ये चीज़ याद रह पाएगी, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। नाउ अब अगर आप नोटिस करोगे कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ में कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँ। अच्छा, आप लोगों को अभी तो उसका बुकलेट मिल गया है ना, सरफेस केमिस्ट्री का? ये अरे, आशीष ने शेयर किया होगा, मेरे साथ शेयर किया आशीष ने, आप लोगों के हाँ साथ सर मिला है। मिला है ना? ठीक है, तो जैसे मैं बुकलेट में से एक दो क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली ऐसा होता है, पूछ लेते हैं कि कौन सा टाइप का कोलॉइड है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही पूछ लिया जाएगा कि विच टाइप ऑफ कोलॉइड इट इज। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना एक दो एग्जांपल्स। डिस्कस करता हूँ। कि which of the following is say not a colloidal solution, राइट। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या होगा? गैस will not be considered as a colloidal solution, ठीक है। नाउ
अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना। हम्म, कहाँ गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ऐसा पूछ लेंगे, which type of colloidal system is fog? तो इसका क्या आंसर रहेगा आपका? ये भी ऊपर बताया मैंने आपको। यहाँ पे आप देखोगे फॉग मतलब, ये एग्जांपल्स में से आप नोटिस करोगे, मतलब इट इज अ लिक्विड एरोसॉल, सो इट इज लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो इसमें आपका आंसर ए ऑप्शन रहेगा। ये समझ में आया? यस मैम। ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा हो एग्जाम्पल्स में? जैसे प्यूमिस्टोन, प्यूमिस्टोन क्या होता है? प्यूमिस्टोन बेसिकली स्क्रब करते हैं ना, जैसे मतलब आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे होल्स वाला एक, लेट मी शो अ फोटो। सर वो हिप क्रीम क्या है? हाँ, फर्स्ट वर्ड। विप्ड क्रीम। हाँ। विप्ड क्रीम आप ऐसा मानो जो सॉफ्टी, सॉफ्टी खाई है कभी? नहीं सर। अरे सुना तक नहीं। सॉफ्टी, अरे वो ऐसे मेले वगैरह में मिलता है ना। दिखाता हूँ मैं, चलो विप्ड क्रीम का फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये विप्ड क्रीम का फोटो हो गया। ये विप्ड क्रीम है। तो ये तो वो cream- खाते हैं क्या? हाँ खाते हो? हाँ हाँ हाँ। ये मतलब जनरली जैसे आप मान लो केक पेस्ट्री के ऊपर जो लिखते हैं ना, यस। वो ये विप्ड क्रीम से ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? गैस इन लिक्विड हो गया। ठीक है, तो जो विप्ड क्रीम होती है, इसमें डीएम जो होता है वो लिक्विड रहता है, और अंदर इसके मतलब गैस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसका एक सर वो डीपी, डीपी गैस। हाँ, डीपी गैस रहता है इसके अंदर। ये एक्चुअली बनाया ऐसे जाता है। ठीक है, ये बनाया इस तरीके से जाता है कि इसमें मतलब इसको बहुत फेंटा जाता है, ताकि इसके अंदर फ्लफीनेस आए। मतलब जैसे आप अगर ऐसे आप देखो कि होममेड व्हिप क्रीम होती है ना, तो उसको ऐसे फेंटते रहते हैं, फेंटते रहते हैं, फेंटते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसा होता है, काफी सारा उसमें ऐसे एयर आ जाता है अंदर, जिससे वो काफी सॉफ्ट हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो वो एक कोलॉइडल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे फोम बोलते हैं, विच इज गैस इन लिक्विड। ठीक है, जैसे ये प्यूमिस स्टोन है। प्यूमिस स्टोन कैसा होता है? प्यूमिस स्टोन ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारी कैविटीज होती हैं। तो ये सॉलिड हो गया पूरा आपका, एक तरीके से सॉलिड ये डीएम हो गया, और उसके अंदर जो छोटे छोटे होल्स हैं उनमें गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम कोलॉइडल सोल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, दैट इज गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो ये आपका प्यूमिस स्टोन है। ठीक है, ये आपका विप्ड क्रीम था। ठीक है,
तो इस तरीके से आप नोटिस करोगे मिल्क जो है वो लिक्विड इन लिक्विड टाइप का कोलॉइड है, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का कोलॉइड है, इसको हम लोग इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच you will have to remember as these examples, ठीक है, these are quite crucial. Now based on this physical state, ये क्लासिफिकेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें मोस्टली आपको रट्टा ही मारना रहेगा, याद ही रखना रहेगा कि ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखने रहेंगे, ये नाम भी ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। अब आगे जो हमारा फोकस रहेगा वो ये सॉल्ट के ऊपर रहेगा, सॉल्ट इन लिक्विड के ऊपर, ये सबसे कॉमन है जिसके ऊपर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे, आगे की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब आप देखना हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखना, नोट करके लिख देंगे हम लोग। ठीक है, इसको आप रीड करो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोग अपनी स्टडी कोलॉइडल सिस्टम्स, ऐसे कोलॉइडल सिस्टम्स में नहीं है जिसमें सॉलिड डिस्पर्जन लिक्विड रहेगा, ठीक है। सो वी विल स्टडी दीज ओनली, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट्स, ठीक है, कॉमनली इनको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें नोटिस करना, अगर जो कोलॉइडल सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें जो डीपी है, वाटर अगर डीपी है, सॉरी वाटर अगर डीएम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्वा सॉल्ट, ठीक है। बट अगर डीएम अल्कोहल या बेंजीन है तो उनको हम अल्कोसॉल्स या बेंजोसॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम रहेंगे, अगर कभी आपके सामने आ जाए तो डोंट वरी अबाउट देम। वाटर अगर हमारा डीएम है तो हम उनको एक्वासॉल्स बोलते हैं, टिपिकली हम लोग ये एक्वासॉल्स की पढ़ाई कर रहे हैं आगे, ठीक है। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर नोटिस करना, ये हमने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। यहाँ पर देखना, we will have classification of colloids based on interaction between DP and DM, ठीक है, how DP and DM interact with each other। तो इसमें नोटिस करना, we will have two categories, एक को हम लोग बोलेंगे लायोफोबिक और एक को हम लोग बोलेंगे लायोफिलिक, ठीक है। लायोफोबिक का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट लविंग, ये इसका मीनिंग होगा। मैं डिटेल में जाऊंगा, एंड सॉरी माय बैड, लायोफोबिक, फोबिक मतलब तो डर होता है, सॉल्वेंट हेटिंग, ये लायोफोबिक होगा। एंड लायोफिलिक होगा सॉल्वेंट लविंग। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली डीपी एंड डीएम,
ठीक है, डीपी डज नॉट इंटरैक्ट विद डीएम। ठीक है, डीपी डीएम को इतना पसंद नहीं करता है। एंड लायोफिलिक में डीपी इंटरैक्ट स्ट्रांगली विद डीएम। जो डीपी है वो डीएम के पार्टिकल्स के साथ में काफी अच्छे से इंटरैक्ट करता है। ठीक है, इनफैक्ट हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं ऑलरेडी। मैंने आपको इनके एग्जाम्पल्स और इनका डिटेल मैंने आपको बता दिया है। कैसे, आप यहाँ पे नोटिस करना। लेट मी टेक अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड। दीज आर जनरली इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था AgI I- का। एंड दीज आर जनरली ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का। ठीक है, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कैसा मैंने इनको बताया था। यहाँ पर ऐसे डीपी के अराउंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लेयर होता है ना। मिल्क वाले केस में मैंने आपको बताया था ये मेरा जो प्रोटीन है ये मेरा डीपी रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर वी विल हैव लेयर ऑफ solvent molecules around it। ठीक है, इनके बीच में काफी अच्छा इंटरेक्शन रहेगा एंड यही इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। However, यहाँ पर ये जो Ag प्लस I- का एग्रीगेट बनेगा, इसमें कैसा था, यहाँ पर ये Ag प्लस एंड I- का एग्रीगेट रहेगा और इसके ऊपर ऐसे I- आयंस एब्जॉर्ब्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है कोलॉइडल पार्टिकल, इसका वाटर के साथ में इतना इंटरेक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज समथिंग विच विल नॉट इंटरैक्ट मच विद वाटर। इसमें जो प्रोटेक्शन आएगी वो इस चार्ज लेयर से ही आएगी। ठीक है, इनफैक्ट ये तो डिजॉल्व होना ही पसंद नहीं करता। ठीक है, AgI को अगर मैं मौका दूं तो वो तो क्या करेगा, पूरा सॉलिड प्रेसिपिटेट ही बना देगा। ठीक है, AgI would want to precipitate and not mix with water। तो ये AgI वाटर को तो पसंद ही नहीं करता। इट हैज गॉट अ वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। तो वो तो इसमें जो I- आयन है ये इसको प्रेसिपिटेट होने से रोकेंगे, सॉलिड बनने से रोकेंगे, बड़ा सस्पेंशन साइज बनने से रोकेंगे एंड लेट इट बी इन द कोलॉइडल डायमेंशंस। ठीक है, तो ये दो टाइप के रहेंगे, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। ठीक है, इनके बीच में और भी डिफरेंसेस हैं, आपको ये ध्यान रखने रहेंगे डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इसमें थोड़े बहुत और एग्जांपल्स भी नोटिस करना यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम मोर एग्जांपल्स इन केस ऑफ लायोफोबिक। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर मेटल्स लाइक सिल्वर गोल्ड का जो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल सल्फाइड्स। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, याद रखना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। एंड लायोफोबिक में सॉरी लायोफिलिक में ये ऑर्गेनिक कोलॉइड्स रहेंगे,
लाइक ग्लू, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन्स, ठीक है, ये आपके लायोफोबिक सॉरी लायोफिलिक कोलॉइड्स रहेंगे, ठीक है। दीज आर जनरली इनऑर्गेनिक, दीज आर जनरली ऑर्गेनिक, ठीक है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ठीक है। नाउ अब आप इसमें ऑब्जर्व करना that we will be talking about some more differences between लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स। किस तरीके से रहेंगे वो डिफरेंसेस, एक एक करके आप नोटिस करते जाना, ठीक है। सो लेट मी टेक अप द टेबल, ठीक है, हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पर ऑब्जर्व करना लायोफोबिक एंड लायोफिलिक के बीच के डिफरेंसेस, ठीक है। लायोफोबिक कोलॉइड्स को एक्सट्रिंसिक कोलॉइड भी बोला जाता है, ठीक है, जस्ट एक नया नाम दे दिया जाता है एक्सट्रिंसिक कोलॉइड। लायोफिलिक को इंट्रिंसिक कोलॉइड्स भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ अब इनके बीच में आप डिफरेंसेस देखना, ये जो 6th नंबर का डिफरेंस है, पहले इसको रीड कर लो, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ाई है, समझाई है। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन बिटवीन द टू, ठीक है। दैट लायोफोबिक कोलॉइड जो होते हैं, ठीक है, दे आर not they do not have much attraction for the solvent, they do not have much affinity for the solvent, जबकि लायोफिलिक में the DP is heavily solvated। heavily solvated का मतलब क्या हो गया, surrounded, ठीक है। it is heavily solvated or you can say surrounded by particles of the dispersion medium, उसके अराउंड layers of water molecules present रहेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आओ, सबसे पहले नोटिस करना प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। सो प्रिपरेशन में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर लायोफोबिक कोलॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, इनको स्पेशल मेथड्स के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। देयर आर स्पेशल मेथड्स जो कि हम लेटर डिस्कस भी करेंगे। जैसे मान लो आपको ये वाला AgI का कोलॉइड भी बनाना था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस Ag प्लस आयन लिया और I माइनस आयन लिया और उनको मिला दिया और कोलॉइड बन जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट हो ये सकता है कि अगर आपने मतलब प्रॉपरली ये कोलॉइड बनाने का नहीं ट्राई करा तो ये AgI का प्रेसिपिटेट ही बना दे, ठीक है, पूरा सॉलिड ही बना दे, जो कि सस्पेंशन हो जाएगा फिर, ठीक है। देन फिर ये कोलॉइड नहीं रहेगा, ठीक है। लायोफिलिक कोलॉइड जो रहता है, लायोफिलिक कोलॉइड आर वेरी इजी टू मेक, ठीक है, एंड इनमें सिंपल आप मिक्सिंग भी कर दो तो आपका कोलॉइड तैयार हो जाता है, ठीक है। नाउ इसी वजह से, ठीक है, आप ये नोटिस करना सेकेंड और थर्ड पॉइंट, दैट लायोफिलिक कोलॉइड्स को लेस स्टेबल बोला जाता है, सॉरी लायोफोबिक कोलॉइड्स को लेस स्टेबल बोला जाता है, एंड लायोफिलिक आर कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पर आप नोटिस करना लायोफोबिक कोलॉइड्स अगर एक बार आपने
डिस्टर्ब कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब आपने उनका कोएगुलेशन करा दिया, उनका प्रेसिपिटेशन करा दिया, तो फिर उनको वापस से कोलॉइड बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, दे आर लेस स्टेबल एंड एज अ रिजल्ट उनको वापस से आप कोलॉइड बनाने का कोशिश करोगे तो वो नहीं बनेंगे। ठीक है, जबकि लायोफिलिक में, ठीक है, लायोफिलिक में कैसा है, दे आर क्वाइट इजी टू मेक। ठीक है, और वापस से बहुत इजीली बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया मिल्क आपने लिया, ठीक है, मिल्क को आपने सेंट्रीफ्यूज में लिया, ठीक है, मिल्क को आपने सेंट्रीफ्यूज में लिया तो वो क्या कर देगा, वो आपका सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट को सेपरेट कर देगा। ठीक है, अगर आपने मिल्क को सेंट्रीफ्यूज में लिया, बट आप उसके बाद क्या करो, वापस से उनको मिला दो। ठीक है, इफ यू मिक्स देम, जस्ट सिंपली मिक्स देम एंड शेक देम, तो ये दोबारा कोलॉइड बना देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर देखना, सिंपल मिक्सिंग अगेन will form colloidal solution. ठीक है, तो दिस इज वाई लायोफिलिक को बोला जाता है रिवर्सिबल है और ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, देन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन वाला पॉइंट ये मैं आपको बोलूँगा कि आप रट्टा मार लो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसका एक्सप्लेनेशन इज नॉट समथिंग विच इज़ वेरी इजी टू ग्रास्प। या आप एक ऑब्जर्वेशन की तरह ही ध्यान कर लो कि जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड का कोलॉइड बनाया, या फिर जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था एजी प्लस एज एन एजीआई आई माइनस का कोलॉइड आपने बनाया, तो इनके केस में कैसा रहता है, इनके केस में आप नोटिस करोगे दैट जो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन रहेंगी। ठीक है, विस्कोसिटी एज अ प्रॉपर्टी आपको पता है, मैंने बताया हुआ है पहले विस्कोसिटी क्या होता है। Do you have any idea about what is viscosity? ये हम लोगों ने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। कहाँ पे डिस्कस किया था ये, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही बताया था आपको, इफ आई रिमेम्बर, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बारे में बात किया था। नाउ इसमें कैसा रहेगा, इसमें आप नोटिस करोगे viscosity is frictional force between the layers of water molecules. ठीक है, तो जैसे हनी होता है वो ज्यादा विस्कस होता है एज कंपेयर टू से वाटर। ठीक है, मिल्क भी है वो, उसकी विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा रहती है। तो लायोफिलिक जो कोलॉइड रहते हैं उनकी विस्कोसिटी सॉल्वेंट से ज़्यादा रहती है। ठीक है, लायोफोबिक में विस्कोसिटी पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, विस्कोसिटी सिमिलर सी रहती है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन आपने नोटिस किया होगा, मतलब जो ऐसे वाटर का आप रखते हो तो टॉप का जो लेयर होता है वो कैसे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह रहता है। ठीक है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं, ये आप लोगों ने अपने जूनियर क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। तो जैसे वाटर का सरफेस टेंशन और अगर उसी का लायोफोबिक कोलॉइड बनाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, सरफेस टेंशन सिमिलर सा रहता है। बट इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स सरफेस टेंशन लो हो जाता है। ठीक है, जैसे मिल्क है तो मिल्क का सरफेस टेंशन
वाटर से कम आता है। ठीक है, सो हैविंग अंडरस्टूड दीज मेजर डिफरेंसेस, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस रहेगा यहाँ पे चार्ज का। ठीक है, चार्ज का भी एक्चुअली इम्पोर्टेंट डिफरेंस रहेगा। चार्ज के बारे में मैंने आपको ऐसे बताया था कि लायोफिलिक सॉरी जो लायोफोबिक है, ये वाले जो इनऑर्गेनिक वाले कोलॉइड्स हैं, इनमें आइदर कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन बी नेगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव चार्ज के भी एग्जांपल्स बताऊंगा, बट द कोलॉइड्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एंड इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स, जैसे मिल्क हो गया या उसके अंदर के जो पीपी रहेगा, इसके ऊपर जरूरी नहीं है कि चार्ज हो, इट मे और मे नॉट बी चार्ज्ड। ठीक है, चार्ज होगा भी सही तो मतलब कम सा ही चार्ज होगा। ठीक है, लिटिल चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज नहीं होगा इनके ऊपर। ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे वापस से हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो चार्ज रहेगा, ठीक है, in case of lyophobic colloids this is responsible for stability। ठीक है, एंड लायोफिलिक में स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसा रहेगा, ये हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। इसके अराउंड ऐसे कोलॉइडल पार्टिकल्स के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करके रखेंगे उसको। यहाँ पर जो चार्ज लेयर है वो सराउंड करके रखेगी पार्टिकल को, उसको प्रोटेक्ट करेगी, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम फर्दर कोएगुलेशन। ठीक है, देन यहाँ पर चलो विजिबिलिटी तो छोड़ दो, इसके ऊपर देखो कोएगुलेशन के ऊपर। कोएगुलेशन में एक और चीज़ है यहाँ पर नोटिस करना कि लायोफोबिक जो कोलॉइड्स होते हैं, लायोफोबिक कोलॉइड्स जो रहते हैं दे आर लेस स्टेबल। ठीक है, दे आर लेस स्टेबल, तो उसमें अगर थोड़ा सा अमाउंट में भी अपन इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो वो फटाफट प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। जबकि लायोफिलिक कोलॉइड में, ठीक है, रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लगता है कोएगुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, तो मिल्क में आप ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपने मतलब छोटा सा अमाउंट में आपने अगर से नींबू डाला, एक ड्रॉप नींबू डाल दिया, तो उससे ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा दूध फट जाएगा। ठीक है, ऑल्दो घर वाले डांटते हैं अगर गलती से एक बूंद नींबू भी लग जाए उस पर, क्योंकि उससे चांस बढ़ जाता है। ठीक है, बट अगर आपको पूरा का पूरा बर्तन भर के दूध को कोलाइड को ऐसे प्रेसिपिटेट करना है, पनीर बनाना है, तो फिर आपको गर्म करना पड़ता है और आपको उसमें ऑलमोस्ट आधा या पूरा नींबू डालना पड़ता है। तो उसमें हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जब तक नहीं डालता है, ठीक है, रिलेटिवली बोला जा रहा है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं आता है। लायोफोबिक में, ठीक है, काफ़ी जल्दी प्रेसिपिटेशन आ जाता है, इवन छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालने पर भी। ठीक है, देन जैसे मैंने आपको बताया जनरली लायोफोबिक इनऑर्गेनिक होते हैं, लायोफिलिक ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ये 10th और 11th पॉइंट को छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, ये 10th और 11th पॉइंट को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है और माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए इनको स्किप कर दो। दिस इज टू बी स्टडीड अंडर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में, तब हम लोग इनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में। ठीक है,
एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान रखना ये एग्जाम्पल्स क्रूशल रहेंगे इस चैप्टर में। थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स कम है, तो इसमें आपको इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। अब हम लोग और क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। दिस वाज जस्ट वन क्लासिफिकेशन as in the second classification. The next classification which I'm going to talk about is based on the charge of colloidal particles, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपके सामने एक और piece of information ऐड करूँगा। Classification of colloidal particles, or you can say colloids. Classification of colloidal solution based on charge on dp, ठीक है। तो ये टिपिकली लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए करा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर बताया चार्ज जो है वो टिपिकली लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए रहता है। तो इसमें दो टाइप के चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो यू हैव positively charged and you have negatively charged. तो यहाँ पर नोटिस करना कि ये चार्ज कैसे आता है और क्यों आता है, तो यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है। कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है, और यू कैन से डीपी absorb, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी काइंड ऑफ take a better understanding of it. Give me 1 minute, I will write down for you to help it understand better. ठीक है। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, या फिर एक्चुअली इसमें मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। आई विल टेक 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड देन एक्सप्लेन, ठीक है। तो या तो फिर रुको, चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा आधा घंटा टाइप लगेगा, इसको फिर बीच में छोड़ने का पॉइंट नहीं है। अभी हमारे पास 10 मिनट ही बचे हुए हैं, ठीक है। लेट इट बी, हम इसके आगे का पार्ट फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे बेस्ड ऑन चार्ज, जो क्लासिफिकेशन में कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया। इसमें कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को? एनीथिंग यू वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, वेयर आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ऑलराइट, अच्छा, थैंक यू गाइस।